अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो आज़ाद ख्याल जजेस जिनसे हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, क्या उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो चुकी है? गुज़श्ता रोज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, 7 रुकनी आइनी बेंच बनाया गया और उस आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन बने, जिनके बारे में हमारे कुछ बहुत पहुँचाए हुए सहाफ़ी, मजदूर सहाफ़ी दोस्त, रोज़नामा सरकार से वाबस्ता, उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही उनके नाम का ऐलान कर दिया था। यानी जहां ये सारे फैसले हुए, जहां से आईनी तरमीम हरकत में लाई गई, जहां से सारे नंबर पूरे किए गए, जहां से जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई और जहां से ये आईनी बेंच बनाने का हुक्म आया, शायद वहीं से ये सारी चीज़ें जनरेट हो रही थी। बहरहाल अब जुडिशल कमीशन के तहत आईनी बेंच बन चुका, 7 जजेस उसमें शामिल हैं। तो क्या वो जज जो हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ सिमत खड़े हैं या उनके सामने सर झुकाने से इनकार कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो चुकी है? इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही जिन लोगों ने शायद लाल किला फतह करना था, उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट फतह कर ली है, इसके क्या तबाहकुन असरात आगे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें वाज़े तौर पर देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही बताएंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह तारीखी गलती या तारीखी जुर्म क्यों किया कि उनके पास एक मौका था कि वो सुप्रीम कोर्ट को अदलिया की आज़ादी को बहाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसमें सुस्ती या इस एक तरह से जो उनकी सुस्त रवि कह लें या उनकी सुस्ती कह लें या उनकी सारे मामले को कंट्रोल करने में नाकामी अदलिया को कितनी भारी पड़ सकती है, और क्या अदलिया के पास अब भी कोई ऐसा रास्ता मौजूद है जिससे अदलिया की आज़ादी का ख्वाब दोबारा शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनसे बात करेंगे। बशारत राजा साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ एक दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजी गई है, आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वाकई अदालती जो निज़ाम है, उसका जो तरीक़ाकार है, उसका जो रोज़मर्रा के अमूर हैं, उसमें मदाखलत या उसमें रुकावट बनने की वजह बने हैं? क्योंकि जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें तो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो रोज़मर्रा के अमूर हैं उसमें बार बार खलल पड़ा है और वो अपने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई करते हुए उनको ओहदे से बरतरफ किया जाए। क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट हरकत में आ चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बलोच साहब। इस तरह की दरख्वास्तें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रोज़ाना आती रहती हैं, पकोड़े वगैरह खाने के लिए। हाँ, पकोड़े खाने के लिए। और जिस शख्स ने ये शाहजहाँ यहाँ फिरता रहता है वो बंदा, और अपने हाथ से उसने दरख्वास्त जी हाथ से लिखी, टाइप नहीं की। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस आयशा मलक, जस्टिस तरमुल्ला, ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ पिछले कई सालों से कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं कोई ढूंढ कर कुछ ना कुछ चीज़ मिले तो हम इनके खिलाफ जो है ना वो रेफरेंस, यहाँ शिकायत दायर करें, रेफरेंस भेजे, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। ये भी एक इसकी जस्ट इससे जो ये दायर की कि इसकी हैसियत एक जाली नोट की सी है, जिस तरह जाली नोट बच्चों को दिया जाता है ना कि चले भाई ये ले, खेलते रहे। उस शख्स ने भी, उसके पास काम भी नहीं होता तो चले कहा, उसने कहा मैं मीडिया में आने के लिए खबरों में आ जाऊंगा, मेरे नाम से खबरें छप जाएंगी और ये काम कर दिया। जस्टिस मुनीब पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का एक उजला साफ शफाफ किरदार है। वो हमेशा आइन की बात करता है, वो हमेशा कानून की बात करता है, वो आइन की पासदारी की बात करता है, आइन पर चलने की बात करता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तरह ये नोट लिखा हो कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल न करें। ये कभी नहीं हुआ। ये जनाब, ये सबसे बड़ी सादत हमारे इन 2 साहिबान को मिली है, जो जिन्हें एक को बेंच का सरबराह बना दिया गया और दूसरे को उस बेंच में शामिल कर दिया गया। और ये 2 जजेस साहिबान, अगर कोई जमहूरी मुल्क होता जहाँ पर आइन और कानून की पासदारी होती है, वहाँ पर इनके खिलाफ इस वक्त तक इन्हें ये जेल में होते हैं इस वक्त तक। नहीं, इनके खिलाफ रेफरेंस तो आपको पता है पिछले दिनों आ गया ना, रेफरेंस तो आ गया। चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई कायदे कानून में लेके जुडिशल काउंसिल में? इन्होंने तो सीधी आइन शिकनी की है ना। और फिर इनके ब्रदर जजेस ने अपने फैसले में लिखा कि जिस तरह उन्होंने अदारों को अक्साया, तरगीब दी कि फैसलों पर आमद दरामद ना किया जाए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रहने के काबिल नहीं है। ये उसके शान नहीं है। लेकिन यहाँ पर कौन होता है?
जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मुझे ये बताएं कि उनके मुझे पता चला कि बताया गया मुझे कि उनके सिविल एक्सपर्ट, मैं काफ़ी दिनों से खोज कर रहा था कि उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है। उनकी सिविल एक्सपर्टीज बताई गई थी, और सिविल एक्सपर्टीज यही है कि यार आप लोग कहे फैसलों में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर आप आमद न करें। मुझे एक बात कौन से सिविल इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो सिविल मुकदमात के माहिर जज हैं, उनको फौजदारी मुकदमा जो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक है, जो रियासत के ऊपर हमले का वो इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसका सरबराह करके बना के बेंच में बिठा दिया। और आपको याद है जून जुलाई में जो समाअत हुई है, 2 जज आपस में बैठ के वो एक दूसरे को क्रॉस टॉक कर रहे हैं, और दरमियान में अमीनुद्दीन साहब जो है वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं पंजाबी में गुंगलू बन के बैठे हुए हैं। बात सुने, तो जिस शख्स को फौजदारी कार्रवाई चलाने का तजर्बा नहीं है, उसको आपने बेंच का सरबराह बना दिया। साहब, आप पिछले कई अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहे हैं, मैं भी तकरीबन 2-2.5 साल से कवर कर रहा हूँ। पहले मैं अदालतें कवर करता रहा, हाई कोर्ट कवर करता था। मैंने कभी भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, जिस बेंच का ये हिस्सा होते थे, कभी भी इनके मुंह से मैंने सवाल तक नहीं सुना कि कोई सवाल करते हैं ये वकील पर। कभी भी कोई जजमेंट ऐसी मैंने नहीं देखी जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लिखी हो, कभी भी। और आपने उस शख्स को, उस जज को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया, जो जजमेंट लिखेगा आईने जिसे हमारी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। अच्छा, आपको पता है वो जो इन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा ना मखसूस नशिस्तों वो भी इनका लिखा हुआ नहीं है। मैंने चेक किया, पीटीआई के ना कुछ लोग थे सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, उन्होंने वो नोट जो है ना वो डाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, 7 काजी साहब के कुछ फैसले डाल दिए 3 से 4, और उनको चेक किया कि कहें कि क्या ये जो इबारत है नोट की और इन फैसलों की वो एक जैसी है। 85% उसके अंदर ममासलत पाई गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरे मैं आपको बताऊं कि ये जो बेंच बनाया गया ना, आईनी बेंच, इसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो कुछ चीजें उस पर गौर नहीं करते। इसमें 3 जज ऐसे हैं, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन नजर रिजवी। वैसे हसन नजर रिजवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहब ऐसे तो मुझे उम्मीद है, मोहम्मद अली मजहर साहब जो है ना वो हवा का भाव दे के चल पड़ते हैं। बात सुने, इन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया हुआ है ना, ये उस पर कायम है, उस पर इन्होंने स्टैंड, बेशुमार दबाव आया होगा, सारा कुछ आया हुआ होगा, ये उस पर अभी तक अपने फैसले पर कायम है कि वो फैसला हमारा ऑन दी ग्राउंड है, वो हमारा दिया हुआ फैसला है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो नोट लिखा था, आपको याद होगा, उसमें उन्होंने लिखा था कि ये 39 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बदनीति से इन लोगों को आज़ाद डिक्लेयर किया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। ये उन्होंने अपने फैसले में लिखा है। फिर आपको पता है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो मईद यूसुफ का फैसला लिखा था एयरवाई वाले का, उसमें भी उन्होंने क्या लिखा था। ये जो 4 लोग हैं ना इस बेंच में बैठे हुए, अगर हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है या कोई और समझता है कि ठंडी हवा का झोंका आएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है ठंडी हवा का झोंका, क्योंकि इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें माजी का। जस्टिस जमाल मंदोखेल को वो जो 5 मुलजमान की 9 मई का रावलपिंडी जमानत दे रहे थे, तो उन्हें कहा गया कि आप दहशतगर्दों को रिलीफ क्यों दे रहे हैं। ये किस खातून ने कहा था वैसे? ये खातून काजी फाइजा की बेगम ने कहा था यार। सही है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ना सिर्फ उनका केस सुना बल्कि मेरिट पर उन्हें जमानत दी। नहीं, 9 मई के तो आप जितने भी मुकदमा देखें, 1.5 साल हो गया है, बेचारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का चालान जमा नहीं हो रहा। अब ये ना कहें कि वो सारे लोग इस तरह, और ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये कुछ नहीं कर सकेंगे यार। इंतकामी कार्रवाइयाँ ये कर रहे हैं। यहाँ पर वो जस्टिस मनीब के खिलाफ एक बंदे को बस वो लॉन्च किया और उसने हाथ से लिखी हुई। नहीं, आपको लगता है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट हरकत में आ चुकी है? और कोई नहीं एस्टैब्लिशमेंट हरकत इस वक्त उनको यार अपने लाले पड़े हुए हैं हम एस्टैब्लिशमेंट को। उसके अब बात करते हैं आगे जरा। ये बताएं, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा जनाब। या अफरीदी साहब अभी भी, वैसे तो कमान किसी और के हाथ चली गई है, लेकिन वो नाम के कप्तान अदलिया के अभी भी हैं, कागजों के अंदर हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। आपको क्या लगता है कि क्या कोई रास्ता अभी बचा है जजेस के पास, अदलिया के पास? वो जो कन्वेंशन बुलाने की, एक जुडिशल कन्वेंशन की कि तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को इस्लामाबाद बुलाया जाए और यहाँ जजेस का एक कन्वेंशन हो, और उस कन्वेंशन में अदालती अमूर के अंदर जो मदाखलत हसास इदारों की इस्टेब्लिशमेंट की हो रही है, उसको रोकने के लिए कोई हिकमत अमली तय की जाए। क्या अब वो वक्त की ज़रूरत है कि वो
कन्वेंशन बुलाया जाए? मैं समझ रहा था जिस वक्त जैसे यही अफरीदी चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने कुछ बेबी स्टेप लिए, तो मैंने समझा कि ये दुरुस्त कदम है बेहतरी की तरफ। हम भी खुश हो गए थे। हाँ, और मैंने बड़ा ही उसको अप्रिशिएट किया था और मैंने कहा कि बहुत अच्छा जी कि उन्होंने वो तमाम फैसले जो काजी फाइज साहब के इंतजामी साइड पर सियातीन फैसले थे उन्हें रिवर्स किया है, वापस किया है। तो मैं समझ रहा था कि ये बड़ा अच्छा है। लेकिन जस्टिस यही अफरीदी मैं इस पर मैंने ट्वीट भी किया और मैंने वीलॉग भी किया था कि वो कठपुतली नहीं बनेंगे, और मैं आज भी पूरे उम्मीद हूँ कि वो कठपुतली का किरदार अदा नहीं करेंगे, वो आइन और कानून की पासदारी की बात करेंगे। वरना काजी फाइज ईसा का अंजाम देख हाँ, वो तो ज़ाहिर है वो उससे बाखूबी आगाह है कि काजी फाइज ईसा के साथ क्या हुआ। आजकल तो लंदन की गलियों में जो है घूम रहे हैं ना काजी फाइज ईसा साहब, अब तो घूम भी नहीं सकते। घूम भी नहीं सकते वहां पर। और फिर ये जो आईनी बेंच बना है ना, उसके बाद इस वक्त चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के पास अख्तियार पता है क्या है? उनके पास अख्तियार है वो दुनिया चोरी के मुकदमात सुने, दुनिया चोरी, वो एक मरला प्लाट के मुकदमात सुने, वो इस वक्त उनके अख्तियार ये है कि वो जमानत का केस सुने। ठीक है, इसके बाद कोई उनके पास बाकी बचता नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है मैं आपको बताऊं कि मैं ये देख रहा हूं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई है ना, और उसके बाद कुछ और भी ये चीजें रिवर्स होंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये रिवर्स होंगी चीजें। 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, जुम्मे का दिन बनता है। उस इजलास में क्या आपको लगता है कि जुडिशल काउंसिल के जरिए अदलिया कोई ऐसा स्टेप ले सकती है जिससे इस्टेब्लिशमेंट को पुश बैक किया जाए? क्योंकि हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत वाला मामला उसी जुडिशल काउंसिल के इजलास में जेर गौर आने का इम्कान है। तो उसमें आपको पता है जब याहिया अफरीदी साहब ने नोट लिखा था जजेस के खत के अज खुद नोटिस केस शुरू होने के बाद पहली समात पर, और ये बेंच से अलग हो गए थे, तो इन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ये खत वाला जो मामला है ये इंतजामी साइड पे, ये जुडिशल काउंसिल वाली साइड पे इसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तो वो अब 8 नवंबर को इजलास है, तो क्या वहां से काजी फाइज चश्मा फूक सकता है? मैं वही कह रहा हूँ, काजी फाइज ईसा साहब ने ये किया था कि इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के 6 जजेस वाले खत के मामले को वो कालीन के नीचे दबा दिया था उन्होंने। इन्होंने आते ही कालीन से बाहर तो निकाला ना, फाइल की झाड़ फूंक की है, झाड़ फूंक करके उसे वो मेज पर रखा है। और जुडिशल काउंसिल में ये मामला जाएगा और एक अदलिया बतौर, मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल, अब देखिए जैसे यही अफरीदी को भी अदराक हो चुका कि भाई मैं तो बिल्कुल यहाँ पर बेख्तियार हो गया हूँ, मजिस्ट्रेट बन गया हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन वो एक वाजिया पैगाम और मैसेज देंगे जुडिशल काउंसिल के जो इजलास हो रहा है उसमें कि भाई सुप्रीम कोर्ट अभी है। और कल जो एटीसी वाला मामला है ना, जिसमें तमाम जजेस को रिपोर्ट समेत वो फाइल समेत तलब किया हुआ है, ये बहुत अहम केस है। अच्छा, खबरें हमने 1-2 दिन पहले ये भी जराए से खबर हम तक कहीं उड़ती उड़ती पहुंची कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब को ये जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जो हाई कोर्ट के इंतजामी जज हैं उनका निगरान जज लगाया जाएगा। क्या आप उससे भी कोई आपने मेरे असल में पूरी बात सुनी नहीं ना, आपने सिर्फ आगे से सवाल कर दिया बीच में से। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत अहम मामला है। एक प्रेशर था मिलिट्री कोर्ट बनाने का, या अफरीदी साहब ने क्यों ये लोग बनाए? प्रेशर ये था कि ये अदालतें फैसले नहीं कर रही, ठीक है, चलान जमा नहीं हो रहे, फैसले नहीं कर रही। उन्होंने जजेस को बुलाया जी, फाइनल समेत कि आप आ जाए, रिकॉर्ड ले आए। वो रिकॉर्ड लाएंगे तो ये एक पैगाम जाएगा, भाई हमने अपने जजेस को कहा कि ये फौरी फैसले करें। मिलिट्री कोर्ट के मतलब वो ना वाला ऑप्शन है कि मिलिट्री कोर्ट बंद, शट डाउन। लेकिन मिलिट्री कोर्ट केस का सरबराह कौन है? जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। तो और वो केस देखें जून जुलाई में सुना गया, आज 4-5 महीने होने को हैं, वो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। तो क्या ये जुल्म नहीं है? आप अल्लाह खैर करेगा, वो जुल्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। आप बेफिक्र है इस मामले में। मिलिट्री कोर्ट में वहाँ जो 4 जजेस बैठे हुए, 4-5 जजेस, वो कहेंगे कि नहीं है, आप बेफिक्र है। अच्छा, अब आते हैं अमरीकी सदारती इलेक्शन। क्या वैसे लोग बहुत ज्यादा, कुछ लोग तवक्कुआत भी वाबस्ता कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके ये फोन करके तो नहीं कहना कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दो, लेकिन जो मुकदमात में सुस्त रवि है या मुकदमात में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, कानून की अमलदारी में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, अगर वो रुकावटें ही खत्म हो जाएं तो ये भी तो पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। जब आया था तो ये कहा जा रहा था ना कि इस खित्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कहा जा रहा था ना,
ये तो नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। लेकिन रजीम चेंज उसी के दौर में उसी के दौर में हुई थी, इमरान खान चला गया था। चला गया। जी जी। ये हो नहीं सकता कि वहां ट्रंप आया और ये इस खित्ते असरात पर ना। असरात मुरतब ना हो। हाँ, ये है कि ट्रंप ये नहीं कहेगा कि इन्हें जनाब आप जो है ना वो जेल से निकाल के बाहर ले आए। हाँ। वो एक सफारती तरीका होता है कि उसको कैसे चलाया जाता है, फिर किस तरह वो मामला चलते हैं, और इस पर जरूर असर पड़ेगा इस खित्ते पर। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह अमरीकी अवाम ने अब ट्रंप को देखे कि यार ट्रंप को गोलियां मारी गई, ट्रंप कैपिटल हिल पर कहा गया कि इसने हमला किया, अमेरिका का 9 मई अदालतों में घसीटा गया। हाँ। ट्रंप की सारी जीत में फैमिली के खिलाफ मुकदमात बने, मीडिया ट्रायल हुए, जिनसी में उस पर हरासगी के इल्जामात। लेकिन सारी जीत में, ट्रंप की सारी जीत में एक क्रेडिट जाता है उस खामोश जज को, जिसने ये फैसला दिया था कि ट्रंप को इलेक्शन से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक की, अवाम को वोट के हक से महरूम किया जाएगा अगर हाँ। ये उसको फैसला जाता है। मजबूत वहां पर काजी फैसला होता तो कहता उसे तो यहाँ तो उसे बल्ला छीन लिया था यार, करोड़ों लोगों का हक मार, करोड़ों लोगों का हक मार कर 13 जनवरी को रात को उसे तो बल्ला छीन लिया था। बिल्कुल। लेकिन वहां तो अदलिया आजाद है, उन्हें कहा नहीं ये तो इलेक्शन लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के साथ भारत में देखें यही उसने वहां की एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, उसे उन तमाम कुव्वतों को ललकारा जिसके मुखालिफ थी। ट्रंप, अमेरिकी अवाम ने ट्रंप को पिछली दफा से भी ज्यादा वोट दिया, बेपनाह वोट दिया, और ट्रंप सदर बन गया। ट्रंप की जीत के बाद इस खित्ते पर असर होगा। वो डायरेक्टली ये नहीं होगा कि वो कहेगा जी हाँ जी इमरान खान को छोड़ो, लेकिन वो सफारती तरीकाकार बुरुएकार लाएगा और फिर इमरान खान के लिए रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और आप आने वाले 1-2 माह में देखेंगे। सही, बहुत शुक्रिया बशारत राजा साहब। अभी अमरीकी ज़राए इब्लाग से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज का सबसे अहम किरदार यानी डोनाल्ड लू के मुस्तकबिल का भी फैसला होने वाला है, और जिस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे उसके बाद मुमकिन तौर पर डोनाल्ड लू को ओहदे से फारिग किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के हवाले से। अमरीकी जो पॉलिसी है उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा कि अगर ये इकदाम ट्रंप इंतजामिया की जानिब से किया जाता है। इस हवाले से जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।